गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 363 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे हम इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस पूरी टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए सारे टेस्ट का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज हो गई है 10 अप्रैल 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 4 मार्च 2021 को चौबार दिवस मनाया गया। इस दिवस समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? बताइए। चौबार दिवस, चौबार पोर्ट न्यूज़ में रहता है। ईरान शामिल हुआ था, अफगानिस्तान शामिल हुआ था, आर्मेनिया शामिल हुआ था, लेकिन पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो 4 मार्च 2021 को भारत सरकार द्वारा चौबार दिवस मनाया गया। यह दिवस 2 से 4 मार्च 2021 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि कोविड है हर तरफ, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 के दौरान मनाया गया। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस दिवस समारोह में अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया। नहीं भाग लिया तो कुछ भी पूछ सकता है। चीन ने नहीं भाग लिया, ठीक है, पाकिस्तान ने नहीं भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिजी गणराज्य के किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी प्रदान की? कौन सा क्षेत्र है वो भारत और फिजी गणराज्य के बीच? क्या कम्युनिकेशन मतलब सूचना प्रौद्योगिकी है, या पारंपरिक चिकित्सा है, नक्सलवाद है, या कृषि और संबद्ध क्षेत्र? फिजी में कहाँ नक्सलवाद? कृषि और सहसंबद्ध क्षेत्र उससे, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो 3 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल किसका? भारत का, यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और फिजी गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों देशों की कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से एक संयुक्त कार्यकारी समूह, ठीक है, उसका गठन किया जाएगा। यह समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगा और सहयोग कार्यक्रमों की योजना बनाने के साथ ही इसकी सिफारिश भी करेगा। देखिए, संयुक्त कार्यकारी समूह प्रत्येक 2 वर्ष में बारी बारी से भारत और फिजी में अपनी बैठक करेगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा और 5 वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा यह समझौता। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 2 मार्च 2021 को हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का दूसरा संस्करण जारी हुआ है। इस वर्ष 412 नए अरबपति सूची में शामिल किए गए हैं। अब आपको बताना है कि इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा अरबपति सबसे अमीर है? कौन है वो? माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, या रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, अमेजन के जेफ बेजोस, या फिर टेस्ला के एलन मस्क? टेस्ला के एलन मस्क हैं सबसे अमीर, ऑप्शन नंबर ए। तो 2 मार्च 2021 को हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई है। इसका दूसरा संस्करण जारी किया गया है। इस सूची में कुल टोटल देखा जाए तो 3,228 अरबपति शामिल हैं, ठीक है, और इस वर्ष 412 नए अरबपति इस सूची में शामिल हुए हैं। इस सूची में टेस्ला के एलन मस्क 197 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है अमेजन के जेफ बेजोस, उनके पास है 189 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति, ठीक है, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है फ्रांस की LVMH कंपनी के बर्नार्ड अर्नोल्ड ने, उनके पास 114 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति, और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स 110 बिलियन डॉलर यूएस संपत्ति के साथ हैं दुनिया में चौथे स्थान पर। क्या कोई भारतीय भी इस सूची में शामिल है? पहले 5वां स्थान देख लेते हैं। 5वें स्थान पर हैं फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग 101 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ, और इस सूची में, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी 83 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ 8वें स्थान पर है, यानी एक भारतीय टॉप 10 में है विश्व में, ठीक है, और 2 स्थान नीचे ये 8वें स्थान पर। तो मुकेश अंबानी शीर्ष 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अरबपति हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 2 मार्च 2021 को नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। नाग नदी किस शहर में प्रवाहित होती है? प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही या समाचारों में रही नाग नदी कहाँ बहती है या किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है ये। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में बहती है। सी है इसका आंसर। तो 2 मार्च 2021 को नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना की कुल लागत राशि कितनी है? 2117.54 करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए प्रदूषण नियंत्रण की इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व बैंक के अधिकारियों डीजी एनएमसीजी और नागपुर नगर निगम आयुक्त के साथ बैठक की अध्यक्षता में करने के बाद की है। ठीक है, नागपुर शहर से प्रवाहित होकर बहने वाली और इस शहर को अपना नाम देने वाली यह नदी जो है मैले और औद्योगिक कचरे से अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। यह नाग नदी और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय और एनआरसीडी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह परियोजना जो है वो अशोधित मैले पानी, बहते ठोस अवशिष्ट और नाग नदी एवं उसकी सहायक नदियों में बहने वाली अन्य अशुद्धियों के संदर्भ में प्रदूषण के स्तर को कम करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 से 7 मार्च 2021 के बीच देश भर में तीसरे जन औषधि दिवस सप्ताह समारोह 2021 का आयोजन किया गया। इस वर्ष तीसरे जन औषधि दिवस की थीम क्या है? क्या है इस साल तीसरे जन औषधि दिवस की थीम? सेवा भी रोजगार भी। सेवा भी रोजगार भी। तो 1 से 7 मार्च 2021 के मध्य देश भर में तीसरे जन औषधि दिवस सप्ताह समारोह 2021 का आयोजन किया गया। इस साल 7 मार्च से होने वाले तीसरे जन औषधि दिवस का मुख्य विषय क्या है? सेवा भी रोजगार भी। और उद्देश्य क्या है इसका? जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों को उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008 में कब? साल 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात वर्ष 2019 से 20 में कितना बढ़ा है? बताइए, भारत की सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात कितना बढ़ा है 2019-20 में? ठीक है, 100 ये कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। इस तरह के नंबर तो सबसे पहले एलिमिनेट करिए। 50 तो बहुत ज़्यादा है। 9.1%, ऑप्शन नंबर ए। तो मार्च 2021 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2020 में 9.1% जो है वो बढ़ा है। और इस सर्वे का शीर्षक क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के निर्यात पर वार्षिक सर्वेक्षण। ठीक है, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात वर्ष 2019-20 के दौरान 128.6 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? 9.1% अधिक है। और यही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मार्च 2021 में भारतीय रेल की किस उत्पादन इकाई ने भारतीय रेल के पहले लिंक के हाफमैन बुश यानी AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है? किसने की है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, ऑप्शन नंबर सी। तो मार्च 2021 में भारतीय रेल की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने भारतीय रेल के पहले लिंक के हाफमैन बुश AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास की शुरुआत की है और इस कोच का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। यह LHP AC 3 टायर कोच का नया संस्करण है और इसमें यात्री डेक पर विद्युत पैनल के लिए कम स्थान का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें यात्री को उपयोग के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी। और इस कोच की यात्री क्षमता कितनी होगी? 83 वर्थ। यानी आसान भाषा में समझे तो बिना मतलब के इक्विपमेंट जो एक रेल कोच में लगे रहते हैं उनको घटाया गया है और स्पेस बड़ा किया गया है ताकि यात्री के लिए ज़्यादा जगह मिल सके बैठने के लिए या टहलने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुतोबी द्वारा विश्व की सबसे खतरनाक सड़कों वाले देशों से संबंधित रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। अब आपको बताना है कि इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। देखिए, जो भी देश प्लेन एरिया होगा ना, मतलब पठारी या पहाड़ी कम होगा, उसमें खतरनाक सड़कें कम होंगी। ठीक है, जो पहाड़ी पठारी ज़्यादा होगा उसमें खतरनाक सड़कें अधिक होंगी। तो क्या है इसका उत्तर? देखिए, इसमें दक्षिण अफ्रीका में सबसे खतरनाक सड़कें हैं, उसके बाद थाईलैंड में सबसे खतरनाक है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है तीसरे स्थान पर, और भारत भी सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में चौथे स्थान पर है। तो हाल ही में इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुतोबी द्वारा विश्व के सबसे खतरनाक सड़कों वाले देशों से संबंधित रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। इस रिपोर्ट में 56 देशों को सम्मिलित किया गया है दुनिया भर के। जुतोबी द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में दक्षिण अफ्रीका शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, इस सूची में दूसरे स्थान पर थाईलैंड का नाम आता है और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर खतरनाक सड़कों की रैंकिंग में भारत जो है उसका चौथा स्थान है। बहुत सारे लोग भारत में रोड एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। अब ये तो खतरनाक सड़कें हो गई, अब सुगम सड़कें भी होंगी। ठीक है, सबसे सुरक्षित सड़कें भी होंगी। तो दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित सड़कों के मामले में जो नॉर्वे है यूरोप का, वो प्रथम स्थान पर है। और जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं जापान, वो द्वितीय स्थान पर है एशिया का सबसे सुरक्षित सड़कों में। और तीसरे स्थान पर सबसे सुरक्षित सड़कों में है यूरोप का स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में किस संगठन को क्रेडिट गारंटी फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है? क्रेडिट गारंटी फंड के ट्रस्टी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को नहीं, टाटा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को नहीं, नाव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए। तो मार्च 2021 में नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नाव संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड को सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, सरकार ने पशुपालक अवसंरचना विकास निधि की स्थापना आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में 15,000 करोड़ रुपए के कोष से की है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत सहायता प्राप्त संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा। क्रेडिट गारंटी फंड। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मार्च 2021 में किस संस्था ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने हेतु सही दिशा नामक एक अभियान शुरू किया है? किसने शुरू किया है सही दिशा नामक एक अभियान? क्या करेगा ये? महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी बी। तो मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र उद्यमिता, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने के लिए सही दिशा नामक एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान उन मुद्दों और बाधाओं को रेखांकित करता है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए नौकरी और आजीविका तक पहुंच के अवसर को प्रभावित करते हैं। इसके तहत ऐसे उद्यम स्थापित किए जाएंगे या करने पर जोर दिया जाएगा जो महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, सही दिशा अभियान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, ठीक है, उन मुद्दों और बाधाओं को रेखांकित करने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की नौकरियों और आजीविका तक पहुंच के अवसर को प्रभावित करते हैं। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे कुछ बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। हर दिन जुड़े रहिए। कोई भी टेस्ट अपलोड होता है उसको 1 से 2 बार रीडिंग जरूर करें, इग्नोर ना करें। धन्यवाद। कोई सा भी प्रश्न किसी भी पेपर में फंस सकता है। ठीक है।